नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे एक बड़े घर की बेटी आनंदी की शादी गौरीपुर के जमींदार के बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह से हो जाती है और वो अपने मायके से सुख सुविधाओं को छोड़कर एक सामान्य से घर में आ जाती है। पर वहाँ आकर वो वहाँ के परिवेश में ऐसे ढल जाती है मानो वो सुख सुविधाएं उसने कभी देखी ही ना हो। आइए सुनते हैं आगे का भाग, बड़े घर की बेटी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आए और अपने भाभी से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख ही रही थी और अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। अब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी कैसे उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बातों में तिनक जाता है। यही हुआ लाल बिहारी के साथ। लाल बिहारी को अपने भाभी की यह ठिठाई बहुत ही बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदियाँ बहती हों। अब स्त्रियाँ गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। तो आनंदी मुँह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। अरे वहाँ तो इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। अब इस बात पर लाल बिहारी जल गया। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, मुंह क्रोध से लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते तुम्हें। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से ना रहा गया। भाई उसकी स्त्री हो थी, एक साधारण से जमींदार की बेटी। जब जी चाहता था उसका, उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। तो खड़ाउन उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर भूली हो ना, उसे भी देख लूँगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाउन न रोकी होती तो सिर फूट जाता, पर सिर बच गया और उंगलियों पर बड़ी चोटें आईं। अब क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा सब पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उसका इंतज़ार करती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुसार संध्या के समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देश काल संबंधी, कुछ समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह सब वार्तालाप करीब 10 बजे रात तक चला। गांव के भद्र पुरुषों को इन सब बातों में ही आनंद मिलता था और उन्हें खाने पीने की कोई सुध भी ना रहती थी इन बातों में। अब श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल मालूम होने लगा। कैसे भी करके पिंड छुड़ाकर वो वापस आए। अब खाने का समय हुआ, पंचायत उठी, थोड़ा एकांत हुआ तो लाल बिहारी सिंह ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। यही सब सुनते हुए बेनी माधव सिंह ने अपनी बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा थोड़ी है कि वह मर्दों के मुँह लगे। अब लाल बिहारी को मौका मिल गया। उसने भी कहा, वह बड़े घर की बेटी है तो क्या हम कोई कुर्मी कहा रहे हैं क्या? श्रीकंठ सिंह चिंतित हो गए और चिंतित स्वर में उन्होंने पूछा, अरे आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी सिंह ने कहा, कुछ भी नहीं, जो ही आप उलझ पड़ी और मैके के सामने तो हम लोग को कुछ वह समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। अब वह भरी तो बैठी ही थी, यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर आजकल तुमने यह घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल चढ़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ।
श्रीकंठ ने कहा, अरे इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी ने कहा, क्या कहूँ, यह सब मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाउन से मार के यो ना करता। श्रीकंठ सिंह ने कहा, सब हाल साफ साफ कहो तो मुझे भी मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तब आनंदी ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। वह जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। मैंने कहा कि वह तो मैंने मांस में डाल दिया। बस इसी में मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा, मुझसे भी ना रहा गया। मैंने कहा, वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को पता भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाउन फेंक कर मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो कि अगर मैंने गलत कहा हो, उसी से पूछो जो मैंने कहा वो सच है या नहीं। श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गईं। यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आया करता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोध की अग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे और आनंदी ने दुखी होते हुए कहा, क्या कहूँ, यह सब मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने तक का सहूर नहीं, मुझे खड़ाउन से मारकर यो ना करता। श्रीकंठ ने कहा, सब हाल साफ साफ कहो तो मुझे भी मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब आनंदी ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे भी ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को पता भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाउन फेंक कर मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाए। जाओ उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, बोले, अरे यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ जो बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू वैसे भी पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। वह रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह ना हो सकेगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें यह सब बातें खुद ही कहनी पड़ रही हैं। वैसे भी दूसरों को उपदेश देना बड़ा सहज होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, अरे क्यों? श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं, और मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाउन और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की जगह दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, परंतु यह कदापि नहीं सहूँगा कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम भी न मारूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर बस अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्री इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ ने कहा, इतना मैं भी जानता हूँ।
मैं आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अपमान और पशुवत व्यवहार मुझे सहन नहीं। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता।